A very good morning to all students. I am Dr. Mahima Gupta from SD Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में। हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में जान चुके हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ कहाँ होता है? जब हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना हो। जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके उसका हल निकाल सकते हैं कि किसी समस्या में किस तरीके से हम ऑप्टिमम सिचुएशन पर पहुंच सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं कॉस्ट मिनिमाइज़ करने के लिए। हम क्या चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया है, जो हमारे पास उपलब्ध वस्तुएं हैं, उन्हें हम जहाँ जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने की हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम आए और सभी डेस्टिनेशंस की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाए। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यूज़ करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज़ करना होता है। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कई वस्तुएं हमें कई स्थानों पर उपलब्ध होती हैं और उन्हें हमें अलग अलग डिमांड वाले स्थानों पर भेजना भी होता है। तो इस प्रकार की समस्या को जब भी हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा मोटिव क्या होगा कि कम से कम लागत में किस प्रकार से हम सारी डेस्टिनेशंस की डिमांड्स को पूरा कर सकें। तो इसके लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग की एक विशेष टेक्निक को काम में लेते हैं जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के नाम से जानते हैं। इस ट्रांसपोर्टेशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की कुछ एजम्पशंस है, जिसमें से पहला एजम्पशन ये है कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर होनी चाहिए। हमारे पास जितने भी स्थान पूर्ति वाले हैं, जहाँ जहाँ पूर्ति की जा सकती है, उनकी कुल डिमांड, कुल वहाँ पर जितनी भी उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा है वह, और जो हमारे मांग वाले स्थान हैं, जो हमारे डेस्टिनेशंस हैं, उनकी टोटल डिमांड जो है वो दोनों की जो फिगर है वो बराबर होना चाहिए। मीन्स टोटल सप्लाई शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड। तभी हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल टेक्निक के द्वारा उस समस्या का हल कर सकते हैं। जो मैंने आपके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है वह मैं बात कर रही हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने लिया है एनी प्लेस टू एनी प्लेस, यानी ऐसा संभव होना चाहिए कि किसी भी पूर्ति वाले स्थान से किसी भी मांग वाले स्थान पर सप्लाई की जा सके। थर्ड पॉइंट मैंने लिया है फ्रॉम मोर देन वन एंड टू मोर देन वन, यानी इसका मतलब है कि किसी भी पूर्ति वाले स्थान से माल एक से अधिक मांग वाले स्थानों को भेजा जा सकता है और एक से अधिक मांग और किसी भी मांग की पूर्ति एक से अधिक पूर्ति वाले स्थानों से की जा सकती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसकी फोर्थ एजम्पशन है पर यूनिट कॉस्ट, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक पूर्ति वाले स्थान से मांग वाले स्थान पर माल को भेजने की एक प्रति इकाई लागत हमें ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम इस मॉडल के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक पूर्ति वाले स्थान से एक मांग वाले स्थान पर भेजे जाने वाले माल के लिए जो परिवहन लागत लगनी है वह निश्चित रहती है, वह बार बार परिवर्तित नहीं होती है, और चाहे हम वहाँ से कितनी भी यूनिट्स भेजें और कितनी भी यूनिट्स मंगवाई जाए, उसके लिए वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वह निश्चित ही रहेगी, यानी अधिक और कम क्वांटिटी भेजे जाने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की मान्यता है। अब हम एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम इस ट्रांसपोर्टेशन की समस्या को हम किस तरीके से
उसे हम टेबल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और गणितीय रूप में हम उसे किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, जिसमें आपके सामने 3 ओरिजिन्स है, यानी 3 पूर्ति वाले स्थान है, O1, O2 और O3। इन तीनों पर हमें कितनी कितनी यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल है वो दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स 2, 6 एंड 7, टोटल 2 + 6 + 7 15। आपके पास 15 यूनिट्स अवेलेबल है जो कि 3 ओरिजिन्स पे अवेलेबल है। साथ ही आपको दिया है 4 कस्टमर्स दिए हैं, वो क्या हो गए हमारे डेस्टिनेशंस हो गए। 4 कस्टमर्स C1, C2, C3 और C4 को हमें माल सप्लाई करना है, जो कि 3, 3, 4, 5 यानी टोटल फिर हमने लगाया तो 15, यानी जो हमने बात की थी कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ का टोटल भी 15 और यहाँ का टोटल भी 15 आ रहा है। तो यानी ये इस मॉडल को हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमारी एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो है वह बराबर है। ठीक है, उसके बाद में हमें कॉस्ट्स गिवन है, जो हमने बात की थी कि पर यूनिट कॉस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो वो पर यूनिट कॉस्ट आपको, ये सारी जो है ये पर यूनिट कॉस्ट है। इट मीन्स O1 से C1 पे यदि मटेरियल भेजा जाता है तो उसकी कॉस्ट आती है 13। इसी तरीके से O2 से C1 पर 17, O3 से C1 पर 18, O1 से C2 पे 11, O2 से C2 पे 14, O3 से C2 पे 18। इस तरीके से आपको O1 to C3, O1 to C2, O2 to C3, इस तरीके से आपको सभी कॉस्ट दी हुई है। उसके बाद में O1 से C4, O2 से C4 और O3 से C4, ये सभी कॉस्ट आपको गिवन है। आपका मोटिव क्या रहेगा कि हम सभी जितनी भी यूनिट्स हम भेजें उसके बाद में हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। अब हम इस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल टेबल का रूप दे रहे हैं। टेबल में हमने देखिए फर्स्ट कॉलम बनाया फॉर पर्टिकुलर्स, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें हमने कॉलम में ओरिजिन लिखे हैं, है ना, O1, O2 एंड O3। ठीक है, और इधर हमने C1, C2, C3 और C4 ये जो है वो क्या लिखे हैं, डेस्टिनेशंस लिखे हैं। ठीक है, तो C1 जो डेस्टिनेशन है, C1 की टोटल डिमांड कितनी है, 3 यूनिट्स की, जिसे वो O1, O2 और O3 से पूरा कर सकता है। इसी प्रकार से C2 की टोटल डिमांड है 3 यूनिट्स, जिसे वो O1, O2 और O3 से पूरा कर सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि C3 डेस्टिनेशन की टोटल डिमांड है 4 यूनिट्स, जिसे वो O1, O2 और O3 से पूरा कर सकता है, और C4 की टोटल डिमांड है 5 यूनिट्स, जिसे वो O1, O2 और O3 से पूरा कर सकता है। फिर हम देखते हैं ओरिजिन्स, यानी रो वाइज। रो में देखिए आप, सबसे पहले आपके पास O1 रो है जो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे वो सप्लाई कर सकता है C1, C2, C3 और C4 को कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से O2 की आपके पास सप्लाई दी हुई है 6 यूनिट्स, है ना। ये 6 यूनिट्स वो C1, C2, C3 और C4 को सप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट है O3 जो 7 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे वो C1, C2, C3 और C4 को भेज सकता है, और इनकी सबकी कॉस्ट आपके पास गिवन है। तो इस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को हमने क्या किया, इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को हमने एक टेबल के रूप में प्रस्तुत किया है। इस टेबल के रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही हमें इसको गणितीय रूप में भी व्यक्त करना होता है। तो इसके गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें मिनिमाइज़ करनी है कॉस्ट को। तो मिनिमाइज़ इज इक्वल टू, देखिए हम ये जो है 13 कॉस्ट जो है ये किसकी है, यहाँ पर कॉलम 1 और रो 1 का इंटरसेक्शन है ना, जो X11 लिखा है हमने। X11 मीन्स O1 और C1 का इंटरेक्शन है। तो X11 मीन्स वह क्वांटिटी जो O1 से C1 को भेजी जाएगी। तो O1 से C1 को भेजी जाने वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 13 वो क्या हो जाएगी, O1 से C1 को भेजी जाने वाली
मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगी। तो भी हमें मिनिमाइज़ करना है 13x11 को, देन 11x12 को, उसके बाद में 15x13 को, उसके बाद में 40x14 को। तो हमारा सबसे पहली रो के लिए हमारा हुआ मिनिमाइज 13x11 प्लस 11x12 प्लस 15x13 प्लस 40x14। नेक्स्ट सेकेंड रो के लिए करेंगे इसी तरीके से, प्लस 17x21 प्लस 14x22 प्लस 12x23 प्लस 13x24। इस तरीके से हमारा मिनिमाइज़ करने का फंक्शन है। इसी तरीके से हम थर्ड रो के लिए 18x31 प्लस 18x32 प्लस 15x33 प्लस 12x34, इस तरीके से हमने ये मिनिमाइज़ हमें जो हमारा उद्देश्य फलन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इनको मिनिमाइज़ करना। इन सब की टोटल हमारी न्यूनतम जब आएगी तब हम ऑप्टिमम सिचुएशन में होंगे। सब्जेक्ट 2, अब हमें इसके साथ में रेस्ट्रिक्शंस लिखने हैं कि हमारे रेस्ट्रिक्शंस क्या है। हमारे रेस्ट्रिक्शंस हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज बोथ। तो कॉलम के अकॉर्डिंगली C1 की टोटल डिमांड है 3, तो x11 x21 प्लस x31 मिलके क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन हो गया सब्जेक्ट टू x11 प्लस x21 प्लस x31 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से सेकेंड x12 प्लस x22 प्लस x32 शुड बी इक्वल टू 3। थर्ड x13 प्लस x23 प्लस x33 शुड बी इक्वल टू 4। एंड द लास्ट वन फॉर कॉलम x14 प्लस x24 प्लस x34 शुड बी इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम रो वाइज भी देखेंगे, x11 प्लस x12 प्लस x13 प्लस x14 इज इक्वल टू 2। उसके बाद में x21 प्लस x22 प्लस x23 प्लस x24 शुड बी इक्वल टू 6। x31 प्लस x32 प्लस 33 प्लस 34 शुड बी इक्वल टू 7। एंड द नेक्स्ट एक रिस्ट्रिक्शन होता है xij, यानी x1 वाला जो हम i इज़ फॉर रो एंड j इज़ फॉर कॉलम, तो xij जो भी होगी वो मोर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी वो माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, वो माइनस में कभी भी नहीं हो सकती है। इस तरीके से हमने क्या किया, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल फॉर्म प्रदान किया है, उसे हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन कौन से मेथड्स इसके लिए अवेलेबल हैं, उसके बारे में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ इतना देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होता क्या है और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का यूज़ कहाँ किया जाता है और उसे हमने किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, ये मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।